हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था स्टैंडर्ड डिविएशन। आई होप आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा और आपके इसमें सभी डाउट्स क्लियर होंगे। तो हमने जैसे कि कहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है दिस इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो जैसे हमने बाकी सारे मेजर्स के रिलेटिव मेजर्स और एब्सोल्यूट मेजर्स दोनों पढ़े थे। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ पढ़ा था एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और साथ ही में हमने कहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन का जो रिलेटिव मेजर होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और यही हम आज स्टडी करने वाले हैं, राइट? तो जैसे कि हमने कहा था स्टैंडर्ड डिविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ। और हमने कहा था जब भी हम कोफिशिएंट निकालते हैं तो कोफिशिएंट के लिए हम क्या करते हैं, हम जो उसका एब्सोल्यूट मेजर होता है उसको हम डिवाइड करते हैं किसी किसी सेंट्रल वैल्यू के साथ। और सेंट्रल वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेंगे, मीन, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी हम मीन यूज करते हैं डिविएशंस कैलकुलेट करने के लिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको हम शॉर्ट में CV लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू, हम इसका जो एब्सोल्यूट मेजर है दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको हम डिवाइड करते हैं किसी सेंट्रल वैल्यू के साथ और वो सेंट्रल वैल्यू हम क्या लेते हैं, मीन। तो हम लिखेंगे x बार, x बार होता है हमारा अरिथमेटिक मीन और ये यूजुअली परसेंटेजेस में एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए हम इसको करते हैं इनटू 100। ठीक है, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, CV और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, अब ये कहाँ पर यूज होता है, जब हम कंपेयर करना चाहते हैं दो या दो से ज्यादा सीरीज की वेरिएबिलिटी को, कि कौन सी सीरीज ज्यादा वेरिएबल है या कम वेरिएबल है, राइट? तो अगर हम दो सीरीज को कंपेयर करते हैं, उनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो ऑब्वियसली जिसमें ये CV ज्यादा आएगा इसका मतलब उस सीरीज में वेरिएशन ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस तरह की टर्म्स यूज करते हैं, देखिए हम बोलते हैं वेरिएबिलिटी, या हम वर्ड यूज करते हैं वेरिएशन, और हम वर्ड यूज करते हैं यूनिफॉर्मिटी, या हम वर्ड यूज करते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, मेनली यही टर्म्स यूज की जाती हैं। ठीक है, तो अगर सपोज हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको दो सीरीज को कंपेयर करना है और बताना है कि किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है या किसमें ज्यादा वेरिएशन है, तो इसका मतलब जहां पर जिस सीरीज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा हम बोलेंगे वहां पर ज्यादा वेरिएशन है। ऑब्वियसली अब जिसमें वेरिएशन ज्यादा है इसका मतलब वो सीरीज यूनिफॉर्म नहीं है या वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, एक्चुअली ये जो दो वर्ड्स हमने लिखे ना, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी, ये वेरिएबिलिटी या वेरिएशन के ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि कौन सी सीरीज ज्यादा यूनिफॉर्म है या ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंसी या यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बोलते हैं ना कि कोई स्टूडेंट है उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है पिछले 4 सालों से, तो उसका कहने का मतलब ये होता है कि उसके मिलते जुलते मार्क्स ही हर बार आ रहे हैं, वो उसका रिजल्ट एक जैसा ही आता है। जैसे किसी क्लास में 60% आ गया, किसी में 61% आ गया, किसी में 62% आ गया, किसी में 59% आ गया। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन है कि पहले साल अगर उन 4 सालों में हम देख रहे हैं तो एक साल में उसके 80% आए, दूसरे में 50% आ गए, फिर 40% आ गए, फिर 75% आ गए, तो ये वेरिएशन बड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब जहां वेरिएशन ज्यादा है वहां यूनिफॉर्मिटी कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। तो जहां कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा इसका मतलब वहां वेरिएशन ज्यादा है और यूनिफॉर्मिटी कम है या फिर कंसिस्टेंसी कम है। ठीक है, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो चलिए, फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। अब हम कोई भी सीरीज अगर ले लें, चाहे हम इंडिविजुअल सीरीज ले लें या हम डिस्क्रीट सीरीज ले लें या कॉन्टिन्यूस सीरीज ले लें, तो तीनों केसेस में हमें पता है स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करना है और हमें तीनों सीरीज में पता है मीन कैसे कैलकुलेट करना है। तो सिंपली ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिविएशन हम पिछली वीडियो में सारी सीरीज के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं, हम देख चुके हैं क्या फॉर्मूले हैं और कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो आज हम फटाफट से सिंपल एक दो क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हम
ये कैलकुलेशंस करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें कैलकुलेट करना आ गया है और मीन भी हमने सीख लिया हुआ है। ठीक है, तो हम हर सीरीज का एक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम एक जनरल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन हम करेंगे जो यूजुअली एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम पहली एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग टेबल शोज मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी ऑन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द गिवन डेटा। अब देखिए यहाँ पर हमें जो एक्सपेंडिचर गिवन है वो क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है। इसका मतलब ये कौन सा केस है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का केस है। और दूसरे कॉलम में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, इसको हम फिलहाल एक्स बोल लेते हैं, क्लास इंटरवल्स हैं। अब एक चीज हमें देखनी है कि देखिए जब हम अरिथमेटिक मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में हमें डेटा जरूरी नहीं है किस ऑर्डर में गिवन है वो देखना जरूरी नहीं होता। हाँ, जब हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं या हम क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर रहे हैं एंड उसके साथ ही क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं या परसेंटाइल्स हैं या डीसाइल्स हैं, वहां पर हमें डेटा को अरेंज करना पड़ता है। लेकिन जब हम जहां मीन की बात हो रही है वहां तो आप किसी भी सीक्वेंस में नंबर्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा गिवन है, ऐसा भी नहीं है कि रैंडमली गिवन है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है। ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ये आपको इंक्लूसिव सीरीज गिवन है। ये कॉन्सेप्ट हम मीन के टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं जब हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था। तो वो कैसे है, देखिए अगर हम लास्ट से शुरू करें 33 टू 37, ऊपर 37 से नहीं है 38 से है, तो बीच की वैल्यूज मिसिंग है ना। फिर 38 टू 42 और फिर ऊपर 42 से नहीं है 43 से है, 43 टू 47, देन 48 टू 52, देन 53 टू 57 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने उस टाइम पे कहा था कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी इंक्लूसिव सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना चाहिए। वो कहने का मतलब क्या हुआ, हम क्या करते हैं कि जो लोअर लिमिट होता है उसमें से 0.5 माइनस कर लेते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वो ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सॉल्यूशन पे। तो देखिए ये फर्क क्यों नहीं पड़ता है, देखिए अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास है से 10 टू 20 है ना, अगर हमें इसका मिड पॉइंट देखना हो क्या बनता है 15, अगर हम 0.5 यहाँ से माइनस कर दें तो लोअर लिमिट से, तो 10 की जगह बन जाता है 9.5 और 20 में 0.5 ऐड करें ये बन जाता है 20.5 है ना। और अगर इसका मिड पॉइंट देखें तो क्या बन जाएगा, कैसे करते हैं हम, 9.5 प्लस 20.5 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन ये दो वैल्यूज हैं 2। ठीक है, ये कितना बन गया 20 प्लस 9 29 और 30 30/2 विच इज इक्वल टू 15। तो क्योंकि दोनों साइड हमने वैल्यूज एडजस्ट की थी तो हमारा मिड पॉइंट सेम ही रहता है। तो अगर हम इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज ना भी बनाएं तो भी हमारी मिड वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको एज इट इज ही चलने देंगे। ठीक है, अब हमारे पास डेटा गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड मीन। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमें सारे फॉर्मूले लिख लेने होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लास इंटरवल्स के केस में हमने कहा था स्टैंडर्ड डिविएशन में मोस्ट प्रेफरेबल मेथड होता है स्टेप डिविएशन मेथड। तो हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी डैश बाय एन होल स्क्वायर, और बाहर होता है इनटू आई। ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर होता है। और इसके अलावा हमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना होता है, तो अरिथमेटिक मीन हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं तभी ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, वो हम एज्यूम करेंगे कहाँ से, मिड वैल्यूज से। तो इसका मतलब हमें यहाँ एक कॉलम बनाना पड़ेगा मिड वैल्यूज का, राइट। फिर उसके अलावा ये चीजें जब कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या चाहिए, डी डैश चाहिए डिविएशंस के लिए, फिर डी डैश का स्क्वायर भी चाहिए है ना, फिर उसके बाद हमें चाहिए एफ डी डैश और हमें चाहिए एफ डी डैश स्क्वायर। बाद में हम इनके समेशंस लेंगे और वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। और जब अरिथमेटिक मीन हमें कैलकुलेट करना है तो अरिथमेटिक मीन के लिए भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम एज्यूम्ड मीन ले रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर स्टेप डिविएशन मेथड हम लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो वो सिंपली क्या करना है, अपॉन अरिथमेटिक मीन सिग्मा अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से पहले हम टेबल कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद बाकी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने
ये पूरा टेबल बना रखा है हमारी जो जो रिक्वायरमेंट है। तो हम सबसे पहले मिड वैल्यूज लिख लेते हैं। तो मिड वैल्यूज हमारी बन जाती हैं यहाँ पर 78 और 82 की मिड वैल्यू बनती है 80, देन 75, देन 70, 65, 60, then we have 55, 50, 45, 40 एंड 35। ये आ गई मिड वैल्यूज। फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है। डी डैश हम कैसे लिखते हैं, मिड वैल्यूज माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइड बाय आई, है ना, यही लिखते हैं ना। अब यहाँ मिड वैल्यूज हमारे पास है, एज्यूम्ड मीन हम सपोज यहाँ पर ले लेते हैं 60 को ले लेते हैं, ठीक है, ये हम एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। तो हमारे फॉर्मूले में यहाँ बन जाएगा m माइनस, हम यहाँ लिख देंगे 60 और डिवाइड बाय आई होता है इंटरवल। तो यहाँ 5-5 का गैप है, देखिए अगर मिड पॉइंट्स के गैप्स देखें 5-5 का गैप है ना, तो हम आई की जगह लिख देते हैं 5, ठीक है। ये हमारा बन गया डी डैश। तो चलिए फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए, हम यहाँ वैल्यूज लिखते हैं, आप भी फटाफट से कैलकुलेट करके वैल्यूज लिख लो। तो ये पहले में आ जाता है 80 माइनस 60 20, 20 बाई 5 इज 4। फिर बाकी की अब हम लिख देते हैं, आप चेक कर लीजिए। 4321 65 माइनस 60, 432, ये हो जाएगा 1, देन 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब हम कर लेंगे डी डैश का स्क्वायर, इन वैल्यूज को स्क्वायर करना है। 4 4 16, 3 3 9, 2 2 4, 1 0 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने करना है f इंटू डी डैश, ठीक है। तो गलत नहीं करना है, बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। तो 2 4 8, 6 3 18। अब हम बाकी की वैल्यूज लिख लेते हैं। 7 2 14, 12, 18 0 0, -13, -18, -21, -16 एंड -10, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमें करना है f इंटू डी डैश का स्क्वायर। तो f इंटू डी डैश का स्क्वायर, यहाँ पर हमें ये कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो 2 इंटू 16 32, 6 इंटू 9 6 9 54, देन वी हैव 28, 12। आप भी फटाफट साथ साथ कैलकुलेशन कीजिए और यहाँ से वैल्यूज मैच कर लीजिए। 36, देन 63, 64 एंड 50, ठीक है। अब हमने इनका समेशन ले लेना है। तो हमारे काम का क्या क्या चीज है, एक तो हमें n चाहिए, वो कहाँ से मिलता है, समेशन ऑफ f इज इक्वल टू n। इनको आप टोटल करोगे, ये आ जाएगा 80, ठीक है। और हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ डी डैश, ये आता है -26। और समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर चाहिए होता है हमें, ये आपका आता है 352। आई होप यहाँ तक क्लियर है हमने सारी कैलकुलेशंस कैसे की हैं। चलिए अब हम लगाते हैं फॉर्मूले, ठीक है। अब हमने पहले अज्यूम्ड मीन लिया था, तो हमें एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं मीन x बार इज इक्वल टू, स्टेप डिविएशन ही लगाएंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश लिया है ना यहाँ पर, अपॉन n इंटू आई। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। a हमने लिया है 60, समेशन एफ डी डैश आया है -26, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, -26 अपॉन 80 इंटू आई है हमारा 5। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ये आपकी वैल्यू मीन की आ जाएगी 58.375, ठीक है। ये आ गई हमारी पहली वैल्यू जो हमारे काम की है, राइट। दूसरा अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन होल स्क्वायर, बाहर आ जाएगा इनटू आई। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एफ डी डैश स्क्वायर है 352 अपॉन एन है 80, माइनस एफ डी डैश का सम है -26 अपॉन 80 होल स्क्वायर, और बाहर है इनटू आई है हमारा 5। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका आ जाएगा 10.36। ये आ गई हमारी दूसरी काम की वैल्यू, ठीक है। अब लास्ट में हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन x बार इनटू 100 विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अभी हमने कैलकुलेट किया ना, मीन है x बार, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो चलिए वैल्यूज पुट करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन इज 10.36
अपॉन x बार है 58.375 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 17.75% में हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला याद करना है, वैल्यूज पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक ही सीरीज थी तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर हम दो सीरीज को कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सी ज्यादा यूनिफॉर्म है या किस में ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है। तो चलिए आइए फटाफट से करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ x एंड y बिलो फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। तो आपको यहाँ पर डेटा गिवन है दो शेयर्स का, x एंड y, उनके प्राइसेस गिवन है। ये हो सकता है कि आपको पूरे साल में बताया गया है इस महीने में ये प्राइस रहा, या डेली बेसिस पर ये प्राइस रहा। एज सच कोई यूनिट मेंशन नहीं है, बस आपको बोला गया है प्राइसेस ऑफ शेयर्स। तो हम फिलहाल एज्यूम कर लेते हैं कि आपको रुपीज में गिवन है, ठीक है, प्राइसेस गिवन है, और आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल रहा इन वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर और कुछ नहीं दिया है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। आपको स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है, या रेंज कैलकुलेट करना है, या क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट करना है, कोई चीज मेंशन नहीं है। सिर्फ आपको पूछा गया है कि आपको ये देखकर बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल का क्या मतलब हुआ, जिसमें वेरिएशन नहीं है या वेरिएशन कम है, ठीक है। तो हमें इसका मतलब दो डेटा सीरीज गिवन है और यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल्स कुछ नहीं है। सो दिस इज अ केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, और अब यहाँ एक सीरीज नहीं है, दो सीरीज हैं, x एंड y, राइट। अब यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, मतलब किस में वेरिएशन कम है, तो यूजुअली क्या होता है, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा मेजर यूज करना है, तो इतना तो हमें पता लग गया कि हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम वेरिएशन या वेरिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ कोई मेजर ऑफ डिस्पर्शन लगेगा, ठीक है। अब अगर आपको कोई मेजर गिवन नहीं है तो हम बेस्ट जो सूटेबल होता है वो मान के चलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। क्योंकि कंपेरेबिलिटी अगर हमें करनी है, अगर हमें कंपेयर करना है दो या दो से ज्यादा सीरीज की वेरिएबिलिटी को, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द बेस्ट मेजर, ठीक है। तो यहाँ से पता लग गया हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है। अब हमें ये भी पता है इंडिविजुअल सीरीज है, तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला है, इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100, ठीक है। दो सीरीज है, इसका मतलब हमें एक x सीरीज के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक y सीरीज के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 100। चाहिए y सीरीज है तो हम यहाँ मीन x बार नहीं लिखेंगे, y बार लिखेंगे, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन के नीचे सबस्क्रिप्ट में हम x और यहाँ पर y लिख देते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर पाए कि स्टैंडर्ड डिविएशन कौन सी सीरीज का है और मीन वैल्यू कौन सी सीरीज की है, ठीक है। अब इससे पहले हमें स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें x बार कैसे मिलता है, समेशन ऑफ x अपॉन n, और y बार कैसे मिलेगा, समेशन ऑफ y अपॉन n, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमें अगर देखना है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, डायरेक्ट मेथड लगाएं या शॉर्टकट मेथड, क्योंकि यहाँ स्टेप डिविएशन तो नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि स्टेप डिविएशन कब लगता है, जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज का केस है, तो हम या तो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे या शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कब लगाते हैं, जब हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं। एज्यूम्ड मीन कब लेते हैं, जब हमारा मीन फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में आ रहा होता है, तो हम प्रेफर करते हैं एक एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमें किसकी जरूरत है, एज्यूम मीन लेने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम मीन कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। तो देखिए, अब मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें समेशन x और समेशन y चाहिए, और n कितना है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दोनों केसेस में 10 है, तो हम यहाँ डिवाइड बाय 10 हमें करना है, राइट। अब समेशन x अगर कैलकुलेट करना हो तो x की वैल्यूज को जब ऐड करोगे, समेशन x आपको मिलेगा 510, ठीक है। तो 510 और समेशन y भी कर लेते हैं। समेशन y अगर इन वैल्यूज को आप ऐड करोगे, फटाफट से कैलकुलेट कर लो, ये आता है 1050, ठीक है। जब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, यहाँ 510 और यहाँ 1050,
डिवाइड बाय 10 करोगे, x बार आ जाएगा 51, y बार आ जाएगा 105। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पर शॉर्टकट मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल यही ले लेंगे, एक्चुअल मीन वाले ही फॉर्मूले लगा लेंगे। ठीक है, x बार y बार हमने कैलकुलेट कर लिया, मतलब ये जो फॉर्मूला में हमें चाहिए ये और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जब हमारे पास एक्चुअल मीन अवेलेबल है तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है। हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी स्क्वायर, है ना, स्क्वायर डिविएशंस का मीन होता है ना, सिंपल, वेयर डी इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार, या फिर y सीरीज के लिए करेंगे तो हम लिखेंगे y माइनस वाई बार। ठीक है, तो बस हमें अब यहाँ क्या कॉलम्स और लगाने की जरूरत है, हमें एक x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है, ये डिविएशंस, और दूसरा हमें डिविएशंस कैलकुलेट करनी है y माइनस वाई बार, और बाद में इनका स्क्वायर करना है। ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर्ड डिविएशंस चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब x वाली सीरीज के लिए करेंगे तो हम यहाँ dx लिख देंगे, और जब y वाली सीरीज के लिए करेंगे तो dy लिख देंगे, ताकि हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, और दूसरा कॉलम स्क्वायर्ड डिविएशंस। ठीक है, और बाद में इनका नीचे सम ले लेना है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए फटाफट से हम टेबल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये टेबल बना रखा है x की वैल्यूज, और dx कैसे कैलकुलेट होना है, dx इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। तो x बार कितना अभी हमने कैलकुलेट किया 51, और dy हम करेंगे y माइनस वाई बार, कितना कैलकुलेट किया 105। ठीक है, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार, ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, बाद में उनके स्क्वायर ले लेने हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम करते हैं कैलकुलेशन। हम यहाँ लिखते हैं वैल्यूज और आप अपने साथ मैच करते जाइए। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं -16, 3, 1, 2, 5, 7, 1, then we have -1, then 51 minus 51 0 and -2। और इसी तरीके से अब हम इनका स्क्वायर भी कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही ये आ जाता है 256, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 49, 1 1 0 4। ठीक है, और इसी तरीके से हम dy भी कैलकुलेट कर लेंगे, और ये डिविएशंस आपके पास आएंगी 3, 2, 105 minus 105 0, then we have 1, 2, -1, -2, -1, -4, और इनका स्क्वायर कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 0 0 1 4 1 4 1 and 16। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं फॉर सीरीज x, हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, देखिए समेशन, अगर हम डी एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, समेशन डी डिविएशंस का स्क्वायर, ये अगर आप टोटल करोगे ये आपको मिलेगा 350। ठीक है, और इसी तरीके से हम y वाले के लिए भी पहले ही लिख लेते हैं, dy स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा 40। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 350 अपॉन n कितना है 10, तो 0 0 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 35, ये आपके पास आ जाएगा 5.916। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, तो हम साथ ही इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन x सीरीज के लिए दिस इज सिग्मा x अपॉन x बार, विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन हमने कैलकुलेट किया 5.916, x बार हमने कितना कैलकुलेट किया था 51। ठीक है, इसको सॉल्व करें, इनटू 100 भी करना है, सॉरी हम यहाँ इनटू 100 लिखना भूल गए, ये नहीं भूलना है क्योंकि हम परसेंटेज में निकालते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा x अपॉन x बार इंटू 100, विच इज इक्वल टू 5.916 अपॉन x बार है 51 इंटू 100, विच इज इक्वल टू, ये आ जाता है 11.6%। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम करते हैं फॉर
सीरीज y। तो सीरीज y के लिए हम लिखेंगे सिग्मा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन विच इज इक्वल टू, ये आता है समेशन आया 40 अपॉन 10, 0 0 कट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। और अब हम कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन y इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन y बार इंटू 100, ये नहीं भूलना है, ठीक है। तो सिग्मा y हमने कैलकुलेट किया 2 अपॉन y बार आया था 105 इंटू 100, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1.905 है, 1.91%, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कंपेयर करेंगे। हमने क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच इज मोर स्टेबल, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसमें कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस इन केस ऑफ y, share y, तो that means share y is more stable in value, ठीक है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, इसका पहले वाले का 11.6% है, दूसरे का 1.9% है, इसका मतलब विच इज मोर स्टेबल, जिसमें वेरिएशन कम है, दैट इज y, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कौन मोर कंसिस्टेंट है, जैसे कई बार होता है कुछ प्लेयर्स होते हैं उनके स्कोर्स गिवन होते हैं डिफरेंट मैचेस के, और पूछा जाता है कि इन दोनों में से कंसिस्टेंट परफॉर्मर कौन सा है, ठीक है। या फिर पूछा जाता है इन दोनों में से बेटर स्कोरर कौन है। अगर बेटर स्कोरर पूछा जाएगा तो आप बताओगे एवरेज किसकी ज्यादा है। अगर आपको पूछा जाता है कौन कंसिस्टेंट परफॉर्मर है तो आपको इसका मतलब कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो ज्यादा कंसिस्टेंट कौन होगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई मेजर मेंशन नहीं किया गया है कि आपको ये कैलकुलेट करना है, आपको सिंपल बोला जाता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, या कौन ज्यादा यूनिफॉर्म है, या कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो उस केस में यू हैव टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और उसके लिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में आते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। सो विद दिस हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन टॉपिक इज ओवर, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है। अगर इसमें आपको कहीं पर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।